अस्सलाम वालेकुम। एआई ट्रेनिंग सीरीज़ के अगले लेक्चर के साथ हाज़िर हूँ। पिछले लेक्चर में हमने एज़्योर एआई फाउंड्री के अंदर देखा कि हम किस तरह से चैट जीपीटी का या जीपीटी का बेसिकली 4.1 मॉडल जो है ओपन एआई का, वो डिप्लॉय करके उसको किस तरह से टेस्ट कर सकते हैं। चैट प्लेग्राउंड के अंदर बिल्कुल जिस तरह से एक चैटबॉट क्लाइंट एप्लीकेशन होती है, उस तरह का एक टेस्ट एनवायरनमेंट है, जिसके अंदर हम उस मॉडल को टेस्ट कर सकते हैं डिप्लॉयमेंट के बाद। और उसके अंदर फिर हमने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की कुछ टेक्निक्स लगा के मुख्तलिफ आउटपुट लेके देखा कि किस तरह से हम अगर सिस्टम प्रॉम्प्ट जो है उसको चेंज करें और उसके अंदर उसको थोड़ा-सा कॉन्टेक्स्ट दे दें, तो वो हमें आउटपुट बेहतर देता है। अगर हम पर्सोना चेंज कर दें, तब भी आउटपुट जो है वो बेहतर देता है। इस तरह हमने कोडिंग जो एजेंट है वो उसका पर्सोना देकर उसको उससे कोडिंग भी करवा के देखी। और इसके अलावा हमने देखा कि इन मॉडल को अगर आपने किसी भी क्लाइंट एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट करना है, उसका कोड सैंपल भी मौजूद है। यानी आपको कोड लिखने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ़ इतनी समझ होनी चाहिए कि किस तरह से इस कोड को इस्तेमाल करना है, जो कोड इन्होंने दे दिया है हमें। ये मेरे ख़्याल में बहुत बड़ी सहूलत है, क्योंकि पहले ये सारा कुछ खुद करना पड़ता था। कोडिंग जो क्लाइंट एप्लीकेशन की खुद करनी पड़ती थी, इंटीग्रेशन की खुद करनी पड़ती थी। लेकिन अब हमें सिर्फ़ मॉडल जो है वो डिप्लॉय करना है। बेशुमार मॉडल अवेलेबल हैं। आज भी मैं आपको दिखाऊँगा, पहले मैंने एज़्योर एआई फाउंड्री के जो डेमो थी, उसमें भी दिखाए थे कि बेशुमार मॉडल मौजूद हैं, बेशुमार सर्विसेज़ मौजूद हैं। और आज मैं आपको एज़्योर एआई सर्विसेज़ का के बारे में भी बताऊँगा। एज़्योर पोर्टल के अंदर जो सर्विसेज़ एज़्योर प्रोवाइड करता है आउट ऑफ बॉक्स। आउट ऑफ बॉक्स का मतलब है रेडीमेड। यानी आपको वो सर्विसेज़ ट्रेन्ड मॉडल के साथ तमाम फीचर जो किसी भी सेक्टर के अंदर किसी भी ख़ास किस्म की रिक्वायरमेंट में अप्लाई हो सकते हैं, वो सारे इन्होंने उसके अंदर पैक कर दिए। और आपने सिर्फ़ उन सर्विसेज़ को, उनके एंड पॉइंट को एज़ अ एपीआई यूज़ करना है, अपने कोड के अंदर उनको सर्विसेज़ को कॉल करना है। जिस तरह से मैंने जो हमारा कंप्यूटर साइंस बेसिक की प्लेलिस्ट है, जो मॉड्यूल 1 था, उसके अंदर लेक्चर 6 के अंदर मैंने दिखाया था कि किस तरह से आप थोड़ा-सा कोड जो है वो यूज़ करके जेमिनी के मॉडल को कॉल कर सकते हैं, जिसमें आपने कंटेंट जनरेशन का भी आपने फीचर देखा और इमेज एनालिसिस का भी देखा। तो आप बहुत ज़्यादा कोड नहीं चाहिए होता, थोड़ा-सा कोड चाहिए होता है क्लाइंट एप्लीकेशन में, जिसके थ्रू आप ये सारी सर्विसेज़ जो हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं और मुख्तलिफ एप्लीकेशंस और मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। तो ये मॉडल दिखाने का, एज़्योर एआई सर्विसेज़ दिखाने का मकसद ये है कि आपको अंदाज़ा हो कि कितना काम जो है वो ऑलरेडी हो चुका है। आपको दोबारा पहिया ईजाद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ़ इन चीज़ों को इस्तेमाल करना चाहिए आना चाहिए कि आपने इनको किस तरह से इस्तेमाल करके अपने टूल्स बनाने हैं, अपनी प्रोडक्ट्स बनानी हैं, अपनी एआई की एप्लीकेशन बनानी है। इसमें थोड़ा-सा जो हमारा पर्पल पाथ है, उसके अंदर आपको थोड़ी-सी प्रोग्रामिंग की समझ भी होनी चाहिए। वो इंशाल्लाह मैं सिखा दूँगा, पाइथन की प्रोग्रामिंग इस लेवल तक तो आपको समझा दूँगा कि आप अपनी क्लाइंट एप्लीकेशन बना के इन सारी सर्विसेज़ को यूटिलाइज़ कर सकें, आपको अपनी प्रोडक्ट बनाने के लिए आसानी हो। तो आज चलते हैं, आज हम थोड़ा-सा पहले एज़्योर एआई फाउंड्री के अंदर मॉडल्स देखेंगे, जो डिफरेंट मॉडल अवेलेबल हैं। सारे तो मैं नहीं दिखाऊँगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, क्योंकि मैंने एज़्योर एआई सर्विसेज़ भी दिखानी है, क्योंकि हमारे जो अगले लेक्चर्स हैं, उनके अंदर हम एक-एक करके जो भी एआई की फ़ील्ड्स हैं, उनको हमने जानना है। और उन फ़ील्ड्स को सपोर्ट करने के लिए एज़्योर ने हर फ़ील्ड के लिए एआई सर्विसेज़ क्रिएट कर दी गई हैं, और जिसके लिए हमें सिर्फ़ उसका एंड पॉइंट यूज़ करना है, और वो सर्विसेज़ जो है वो हमारे पास सारी फ़ंक्शनैलिटी हमारे पास अवेलेबल होगी। तो जो चीज़ें हम अगले लेक्चर्स में हम करना चाहते हैं, मैं थोड़ा-सा उन एआई सर्विसेज़ का ओवरव्यू आगे आपको देता हूँ इस लेक्चर के अंदर। तो चलते हैं, थोड़ा-सा लेक्चर के अंदर जंप इन करते हैं। सबसे पहले आप ब्राउज़र के अंदर गूगल में एज़्योर एआई फाउंड्री टाइप करेंगे, तो पहला लिंक आपको एज़्योर एआई फाउंड्री का मिलेगा, और इसका यूआरएल कंफर्म कर सकते हैं। ये है ai.azure.com, और इसके लेफ्ट साइड पे ब्लू ग्लोब है। आप इस यूआरएल को क्लिक करेंगे तो ये आपको एज़्योर एआई फाउंड्री के पोर्टल पे ले आएगा। अगर आपने अपना हॉटमेल का अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, अगर आपने हॉटमेल का अकाउंट साइन इन नहीं किया हुआ, यानी आपका अकाउंट है लेकिन आपने साइन इन नहीं किया इस ब्राउज़र के अंदर, तो फिर वो आपसे साइन इन मांगेगा। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ कि एज़्योर एआई फाउंड्री जो है उसके लिए कोई सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, पेड सब्सक्रिप्शन। लेकिन ये अटैच होता है आपके एज़्योर पोर्टल अकाउंट के साथ, क्योंकि जब हम
प्रोजेक्ट्स इसके अंदर क्रिएट करेंगे या कोई भी रिसोर्सेज क्रिएट करेंगे, वो ऑटोमेटिकली आपके एजर पोर्टल के साथ अटैच हो जाते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। हम यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, क्रिएट न्यू का बटन क्लिक करके, और ये हमें 2 ऑप्शन देगा। रिकमेंडेड जो है वो पहले वाली ऑप्शन है, तो हम उसी के साथ चलते हैं और मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। तो अब ये हमें प्रोजेक्ट का नाम माँग रहा है। यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट का नाम जो है एआई फॉर ऑल और PRJ प्रोजेक्ट से दे देता हूँ, और एक रैंडम नंबर वो खुद ही जनरेट कर देता है। इसके नीचे आपको एडवांस ऑप्शन का एक ड्रॉप डाउन नज़र आएगा। इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको दिखा देता है कि आपका ये प्रोजेक्ट किस सब्सक्रिप्शन के साथ या उसके अंडर ये क्रिएट होगा, किस रिसोर्स ग्रुप के अंडर होगा और किस रीजन में होगा। अगर आप रीजन चेंज करना चाहें, आप रीजन चेंज कर सकते हैं। आप रिसोर्स ग्रुप चेंज करना चाहें, आप रिसोर्स ग्रुप चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जिस भी रिसोर्स ग्रुप या सब्सक्रिप्शन के अंडर ये चीज़ें डालना चाहें, आप डाल सकते हैं। अब मेरे पास एक ही सब्सक्रिप्शन है एज़्योर पोर्टल की, एज़्योर सब्सक्रिप्शन 1, तो मैं उसी के अंडर इसको क्रिएट करता हूँ। और मैं क्रिएट बटन क्लिक करूँगा तो ये तकरीबन 2 से 3 मिनट लेगा प्रोजेक्ट क्रिएट करने में, और 2-3 मिनट के बाद ये प्रोजेक्ट क्रिएट कर देगा। प्रोजेक्ट इसने क्रिएट कर दिया है और ये मुझे रीडायरेक्ट करके इस प्रोजेक्ट पेज के ऊपर ले आया है, और ये ऊपर प्रोजेक्ट का नाम है। और इसने यहाँ पे 2 चीज़ें जो मैं आपको दिखाऊँगा, जो ज़्यादा नोट करने वाली हैं, वो ये है कि एक तो यहाँ पे वो आपको इसकी API की दे रहा है, और दूसरा एंड पॉइंट्स दे रहा है। एंड पॉइंट जो है वो पहला एंड पॉइंट जो है वो आपके प्रोजेक्ट का है, एज़्योर एआई फाउंड्री प्रोजेक्ट एंड पॉइंट। ये आपको किस तरह से हेल्प करता है कि जब आपने कोई भी क्लाइंट एप्लीकेशन, मिसाल के तौर पे अगर आप कोई चैट एप्लीकेशन बना रहे हैं और आप उस एप्लीकेशन को एज अ क्लाइंट एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, यहाँ की जो रेडीमेड मॉडल हैं या रेडीमेड सर्विसेज हैं, चाहे वो एज़्योर एआई सर्विसेज हों, चाहे वो ओपन एआई सर्विस हो, तो अगर आप उनको यूज़ करना चाहते हैं तो आप इस प्रोजेक्ट के थ्रू कनेक्ट करेंगे, और उस प्रोजेक्ट के थ्रू कनेक्ट करने के लिए आपको ये जो एंड पॉइंट है ये चाहिए होगा, और इसकी API की चाहिए होगी। ये जब 2 चीज़ें आपके पास आ जाएंगी तो आप इस प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट करेंगे, और इसके अंदर जितनी भी सर्विसेज होंगी वो आप उनको यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप देखें तो ये 2 लाइब्रेरीज़ 3 इसने लाइब्रेरीज़ की लिस्ट बनाई है, तो उसमें पहले जो है वो तो हमें ये एंड पॉइंट दे रहा है एज़्योर एआई फाउंड्री प्रोजेक्ट का। उसके बाद आगे जो है वो ओपन एआई का एंड पॉइंट है, यानी ओपन एआई की जितनी भी सर्विसेज हैं वो आप इस एंड पॉइंट के थ्रू डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह एज़्योर एआई सर्विसेज हैं। अब एज़्योर एआई सर्विसेज जो हैं वो तमाम सर्विसेज हैं जो कि एज़्योर जो है वो प्रोवाइड करता है आउट ऑफ द बॉक्स, रेडीमेड। मैं आपको दिखाता हूँ अभी वो सर्विसेज दूसरे ब्राउज़र में, कि वो कौन-कौन सी सर्विसेज़ हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, और बल्कि हम अगले जो हमारे आने वाले लेक्चर हैं, उनके अंदर जब हम कंप्यूटर विज़न पढ़ेंगे या नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पढ़ेंगे या एज़्योर स्पीच के बारे में पढ़ेंगे, या डॉक्यूमेंट इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ेंगे, तो वो सारी सर्विसेज़ जो हैं वो सपोर्ट करती हैं इन सारी फ़ील्ड्स को। तो हर फ़ील्ड के मुतल्लिका सर्विसेज़ मौजूद हैं, जो ऑलरेडी जिनके पीछे मॉडल ऑलरेडी ट्रेंड हैं, तो वो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, वो सारी चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल हैं। हमने सिर्फ़ उनको यूटिलाइज़ करना है अपनी क्लाइंट एप्लीकेशन से। तो ये बेसिकली हमारे प्रोजेक्ट के साथ ही ये सारे एंड पॉइंट क्रिएट हो गए हैं, जो हम क्लाइंट एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं। जो हमारा पर्पल पाथ होगा, जिसके अंदर हम थोड़ा कोडिंग करके इनको यूटिलाइज़ करके देखेंगे, वो उन लेक्चर्स के अंदर आप इनको प्रॉपर यूज़ करके देखेंगे, किस तरह से हम इनको कॉल करके मुख्तलिफ एप्लीकेशंस बना सकते हैं। तो आज हमने ये पहले तो जो बाकी जो प्लेग्राउंड्स थे वो हमने देखने, लेकिन मैं पहले आपको दोबारा फिर मॉडल कैटलॉग दिखा दूं। अगर आप मॉडल कैटलॉग पे क्लिक करें तो आपको सारे मॉडल जो यहाँ पे अवेलेबल हैं उनकी लिस्ट नज़र आ जाएगी, और ये आप अगर देखें तो ये पीछे लोड हो रहे हैं, हो चुके हैं, और आपको ये कलेक्शन के हिसाब से कि आपने किसका मेटा का के मॉडल उठाने हैं, या आपने ये सारे मेटा के आ गए हैं। इसी तरह मैं अगर कोई और कंपनी का उठाना चाहूँ तो डायरेक्ट फ्रॉम एज़्योर, तो वो मैं यहाँ से उठा सकता हूँ, उसके भी आ जाएंगे साथ। और इसी तरह अगर मैं ये क्लियर कर दूँ फ़िल्टर, तो ये बाकी जो सारे प्रोजेक्ट मॉडल जो हैं वो लोड हो जाएंगे। इसमें डीप सीक है, और सौरा है, ग्रॉक 3 है, ये सारे जो प्रोजेक्ट जो मॉडल यहाँ पे दस्तियाब हैं वो सारे यहाँ पे लोड हो जाएंगे। और इसमें अगर आपने मुख्तलिफ कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से देखना है कि एजेंट सपोर्टेड कौन से हैं, असिस्टेंट सपोर्टिंग कौन है, रीजनिंग के कौन-कौन से हैं, तो उस लिहाज से भी आप इनको फ़िल्टर कर सकते हैं। इसी तरह इन्फ्रेंस के हिसाब से
कि आपने ऑडियो जनरेशन का लेना है या और ऑटोमेटिक स्पीच रिकग्निशन का या चैट कंप्लीशन का, किस किस्म के काम आपने करवाने हैं, उस तरह का मॉडल यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे कन्वर्सेशनल का अगर आप सिलेक्ट करें तो कन्वर्सेशनल के 2 मॉडल्स यहाँ पे ट्रेंड पड़े हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह मैं इसको क्लियर करता हूँ। फाइन ट्यूनिंग के लिए है या अगर आपने मॉडल कंपेयर करने हैं तो आप कंपेयर भी कर सकते हैं। यहाँ कंपेयर पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे ये जो मॉडल हैं, ये अगर देखें तो इनके जो कलर हैं उसके हिसाब से यहाँ पे या राइट साइड पे ग्राफ में आपको कलर नज़र आ रहे हैं। उस पे अगर आप थोड़ा-सा कर्सर करेंगे तो उसकी आपको वो दे देगा कि इसका कॉस्ट स्कोर क्या है, इसकी क्वालिटी क्या है। और इस हिसाब से अगर देखें तो डीप सीक जो है इस वक़्त सबसे बेहतर ये दिखा रहा है। उसके बाद ये O3 मिनी दिखा रहा है और इस तरह से ये जनाब लामा का है और ये है फ़ी का। तो ये कंपैरिज़न टेबल है मॉडल का, आप इसमें मॉडल और भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से ये मॉडल कैटलॉग में बहुत सारे जो मॉडल हैं वो अवेलेबल हैं, जो भी हम अपनी किसी भी क्लाइंट एप्लीकेशन में यूज़ करना चाहें। अच्छा, अब हम प्लेग्राउंड पे जाते हैं। जो चैट प्लेग्राउंड है वो हमने ऑलरेडी पिछले लेक्चर में कवर कर लिया था। वीडियो ब्लॉग प्लेग्राउंड के अंदर सोरा का मॉडल है, ये बहुत टाइम लेता है लोड होने में। इसको मैंने ट्राई किया था लोड करने में, ये 15 मिनट तक मैं वेट करता रहा, ये डिप्लॉय नहीं हुआ, तो फिर मैंने इसको बंद कर दिया था क्योंकि ये बहुत टाइम लेता है लोड होने में। अगर आप इसको ट्राई करना चाहें, आप ट्राई कर सकते हैं। इसी तरह इमेज प्लेग्राउंड का जो जो मॉडल है, आप इसको ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं ट्राई टू इमेज प्लेग्राउंड पे जाता हूँ, तो अब यहाँ पे वो कह रहा है आप क्रिएट करें डिप्लॉयमेंट, क्योंकि मैंने मॉडल को अभी डिप्लॉय नहीं किया तो वो मुझे डिप्लॉयमेंट का कह रहा है कि आप डिप्लॉय करें। तो मैं क्रिएट डिप्लॉयमेंट पे जाऊँगा तो वो मुझे मॉडल दे देगा जो भी अवेलेबल है इमेज के लिए। तो इमेज के लिए उसके पास इस वक़्त एक ही मॉडल है इस रीजन के अंदर, वो है DALL-E 3 जो कि ओपन एआई का मॉडल है, चैटजीपीटी कंपनी का। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं कन्फर्म कर देता हूँ। अब ये मॉडल डिप्लॉय करना शुरू कर दिया, उसने मॉडल डिप्लॉय कर दिया है और ये रिसोर्सेज़ हैं वो दिखा रहा है कि जो ये वाले इस तरह से मैं इस वर्ज़न का और इतने कैपेसिटी का मॉडल है, अगर इसको मैं कस्टमाइज़ करना चाहूँ मैं चेंज कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पे जो रिसोर्स लोकेशन है वो इस वक़्त ऑस्ट्रेलिया दिखा रहा है, तो मैं अगर बाकी जगहों पे सिलेक्ट करना चाहता हूँ वो दिखा रहा है कि इसमें कोटा नहीं है। ईस्ट यूएस में यूजुअली मैं सिलेक्ट करता हूँ, लेकिन उसमें कोटा नहीं है, तो कोटा जो है वो सिर्फ़ ऑस्ट्रेलिया ईस्ट में है, हम उसी को सिलेक्ट कर लेते हैं और क्रिएट कर देते हैं। बाकी की कोई भी वैल्यू हम चेंज नहीं करते। तो हम अब जो DALL-E 3 मॉडल है उसको हम डिप्लॉय कर रहे हैं टेस्ट करने के लिए प्लेग्राउंड के अंदर। तो ये भी तकरीबन शायद 30 सेकंड से 1 मिनट तक लेगा इसको डिप्लॉय करने में, क्योंकि ये इमेज का है तो थोड़ा-सा हैवी होगा कंपैरेटिवली डिप्लॉयमेंट इसका, लेकिन इतना बड़ा नहीं, इतना हैवी नहीं है जितना सौरा का है। सौरा का डिप्लॉयमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी है। तो लेट्स वेट। इन द मीन टाइम मैं यहाँ पे एज़्योर पोर्टल ओपन करके आपको दिखाता हूँ कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कहाँ पे क्रिएट हुआ है। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जो भी एज़्योर एआई फाउंड्री के अंदर प्रोजेक्ट्स क्रिएट होंगे वो असल में रिसोर्सेज जो हैं वो एज़्योर पोर्टल पे होंगे। ये 2 डिफरेंट पोर्टल्स हैं। अगर आप देखें तो ये है ai.azure.com और ये है portal.azure.com। ये एज़्योर क्लाउड की पोर्टल है एज़्योर की, और ये एज़्योर एआई फाउंड्री की है। तो ये भी क्लाउड पे, लेकिन ये सिर्फ फाउंड्री के लिए है। ये प्रोजेक्ट्स और सर्विसेज को एक जगह पे इकट्ठा करता है आगे क्लाइंट एप्लीकेशन पे यूज़ करने के लिए। यहाँ पे वो सारी सर्विसेज जो हैं वो पड़ी हुई हैं। आप यहाँ से भी कॉल कर सकते हैं उनकी एपीआईज़ के थ्रू, लेकिन ये उन्होंने बेसिकली ऑर्गेनाइज़ कर दिया है यहाँ पे एज़्योर एआई फाउंड्री के अंदर सारी चीज़ों को। जैसे ही हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया, आपने देखा कि उस प्रोजेक्ट के अंदर उसने 3 लाइब्रेरीज़ क्रिएट कर दी, जिसमें से एक ओपन एआई की थी और एक जो थी जिसमें सारी एज़्योर एआई की सर्विसेज थी। अब जो एज़्योर एआई की सर्विसेज हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। एक तो पहले अगर आप देखें तो उसने ये जो सब्सक्रिप्शन है इसके अंदर रिसोर्स ग्रुप क्रिएट किया है, जिसके अंदर उसने प्रोजेक्ट क्रिएट किया। तो ये रिसोर्स ग्रुप उसने क्रिएट किया, मैं इस पे अगर क्लिक करता हूँ, तो इसमें उसने ये अगर देखें तो एज़्योर एआई फाउंड्री के ये 3 रिसोर्सेज़ क्रिएट कर दिए हैं और ये रिसोर्सेज़ जो है एज़्योर पोर्टल के अंदर क्रिएट होते हैं। जब भी आपने एज़्योर एआई फाउंड्री के अंदर काम ख़त्म करना है, उसको क्लोज़ करने से पहले आपने मेक श्योर करना है कि आप डिलीट रिसोर्सेज़ ग्रुप पे आके इनको डिलीट करें, फिर आप ब्राउज़र क्लोज़ करें, अदरवाइज़ आपको ये चार्ज होते रहेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको जो एज़्योर एआई सर्विसेज़ हैं वो थोड़ी-सी दिखा देता हूँ इन द मीन टाइम कि अगर आप इसके ऊपर लेट्स से ओपन एआई की सर्विसेज़ पहले देखते हैं। तो ओपन एआई जो है वो चैट जीपीटी जो कंपनी है
उसकी जो सर्विसेज हैं वो एजर ओपन एआई के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं। यानी जो भी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के या जनरेटिव एआई के प्रोजेक्ट आप करना चाहते हैं, चाहे वो कन्वर्सेशनल एआई हो, चाहे चैट बॉट हो, वो सारी चीज़ें जो हैं वो आप इस एजर एआई ओपन एआई के थ्रू, इस सर्विस के थ्रू ले सकते हैं। और मैंने आपको दिखाया था जब प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ था, तो हमारे प्रोजेक्ट के साथ ही ये सर्विस भी क्रिएट हो गई थी। यानी हमें ये नए सिरे से क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी हम एजर एआई फाउंड्री के अंदर प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी। जैसे ये हमारा जो हमारा मॉडल है, ये डिप्लॉय हो गया है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ जो दिखाना चाहता हूँ, अगर आप मैनेज सेंटर में जाएँगे, तो यहाँ पे आपका ये प्रोजेक्ट है, यहाँ ये आपको दिखा देगा कि आपके कौन-कौन से प्रोजेक्ट हैं। मैं प्रोजेक्ट पे क्लिक करता हूँ, तो ये मुझे प्रोजेक्ट पेज पे ले आएगा और ये मेरे कनेक्टेड रिसोर्सेज़ हैं। और यहाँ पे ऑल रिसोर्सेज़ पे अगर आप आएँ, तो यहाँ पे आपका जो ये प्रोजेक्ट आपका पड़ा हुआ है और ये आपका प्रोजेक्ट पेज है। अगर आप देखें तो जो मैं आपको ओपनएआई सर्विस यहाँ पे दिखा रहा हूँ, वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गई है यहाँ पे, उसका एंड पॉइंट मुझे मिल गया है। यानी जब आप प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, तो चूँकि इनको पता है कि एज़र एआई फाउंड्री के अंदर जो डेवलपर है, उसको ये सारी चीज़ें चाहिए होंगी अपनी एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए, तो ये इन्होंने ये पूरा पैकेज यहाँ पे हमें दे दिया पहले ही। इसी तरह एज़र एआई सर्विसेज़ हैं, वो भी यहाँ मौजूद हैं। अब एज़र एआई सर्विसेज़ क्या हैं? वो मल्टीपल सर्विसेज़ हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, इसको मैं क्लोज़ करके दोबारा पोर्टर डॉट एज़र पे जाता हूँ, तो पोर्टर डॉट एज़र के ऊपर मैं दोबारा इसलिए आ रहा हूँ ताकि बिल्कुल स्क्रैच से आपको दिखाऊँ कि एज़र एआई सर्विसेज़ आपने कैसे एक्सेस करनी है, किस तरह से निकालनी है। एज़र पोर्टल की सर्च बार में आप एज़र एआई सर्विसेज़ अगर करेंगे, तो ये आपको नीचे ये एक तो मार्केट प्लेस में आपको नज़र आएगा, एक आपको ऐप नज़र आएगी। अगर आप इस पे क्लिक करें, एज़र एआई फाउंड्री सर्विसेज़ जो हैं, तो ये इससे आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना कि ये अगर आपसे कहता है कि ये एआई फाउंड्री है, ये बेसिकली एआई फाउंड्री के साथ कनेक्टेड है। तो एआई फाउंड्री जो है, वो उसके अंदर हम इन सर्विसेज़ को यूटिलाइज़ करते हैं। अब इस लिस्ट के अंदर लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें, तो वो सारी सर्विसेज़ आ जाती हैं जो एज़र एआई सर्विसेज़ के अंडर हैं। और ये इसमें यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं एज़र ओपनएआई, जो मैंने आपको अभी दिखाई, ये एज़र ओपनएआई है। यहाँ हम क्रिएट कर सकते हैं नई सर्विस, यहाँ पे उसका नया एंड पॉइंट क्रिएट हो जाएगा। लेकिन हमें करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एंड पॉइंट हमें ऑलरेडी हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर मिल गया है, तो हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको सिर्फ दिखाना चाह रहा हूँ कि आप यहाँ पे, यानी एज़र एआई फाउंड्री से पहले हम यहाँ पे उसका एंड पॉइंट क्रिएट करते थे। इसी तरह एज़र एआई सर्च है, जो कि जब आपने यानी अगर आपको थोड़ा-सा आइडिया हो कि जब हमने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हों, बहुत सारी पीडीएफ्स हों, या बहुत सारा बड़ा डेटाबेस हो, उसके अंदर सर्च करना हो, एक टेक्नीक है जिसको रैग बोलते हैं, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन, रैग आपने शायद सुना हो। अगर आपने रैग की एप्लीकेशन बनानी हो, तो आपको एज़र एआई सर्च की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आपकी बहुत सारी जो डॉक्यूमेंटेशन है, बहुत सारा जो डॉक्यूमेंट है, लेट्स से स्कैन डॉक्यूमेंट है आपके, वो अगर आपने सारे स्कैन डॉक्यूमेंट पीडीएफ की फॉर्मेट में है, और वो आपने उनको उनको सर्च बेस्ड बनाना है, यानी कि उनके ऊपर सर्च करनी है जो भी उनके अंदर डाटा है। मिसाल के तौर पे अगर आप एक एप्लीकेशन बना रहे हैं जो कि लॉयर्स के लिए है, और आपने जितना भी लॉ की बुक्स हैं वो सारी पीडीएफ फॉर्मेट में है। सपोज़ कि आपके पास 1000 किताबें हैं। अगर आपने उन 1000 किताबों के ऊपर ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना है जो कि सर्च कर सके, जब भी किसी लॉयर ने सर्च करना हो कि कौन-सा जो क्राइम है उसके ऊपर कौन-सा एक्ट लगता है, या कौन-सी उसकी आर्गुमेंट्स उसके ऊपर अगर निकालनी हो, तो पहले ये होता था कि उसको सारी किताबों में से बैठ के रेफ़रेंसेस निकालने पड़ते थे। अब सिर्फ़ एक सर्च करेंगे, तो 1000 किताब में से वो ये सारी इन्फॉर्मेशन विदिन सेकंड्स जो है वो उनके सामने आ जाएगी। तो ये पॉसिबल है रैग के थ्रू, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन के थ्रू, कि वो अब बहुत सारी जो डॉक्यूमेंटेशन है, बहुत सारी पीडीएफ है, स्कैन डॉक्यूमेंट्स हैं, उनमें से डाटा जो है वो आप इसमें सर्च में ला सकते हैं। तो एज़र एआई सर्च जो है वो उसमें हमें काफ़ी हेल्प करती है। इसी तरह आगे बॉट सर्विसेज़ है, यानी कि अगर आपने एक चैट बॉट बनाना है, तो उसके लिए हमारे पास ये बॉट सर्विसेज़ की ऑप्शन है, और ये इनके पीछे मॉडल ऑलरेडी ट्रेन है। हमें सिर्फ़ एक क्लाइंट एप्लीकेशन से इन सर्विसेज़ को यूटिलाइज़ करना है।
इसी तरह कंप्यूटर विज़न है, जो भी काम आपने चाहे वो इमेजेस का हो या वीडियो एनालिसिस का हो या उनके मुतल्लिका कोई भी काम हो, वो कंप्यूटर विज़न के अंडर आता है। यानी अगर आपने इमेजेस प्रोसेसिंग करवानी है, एनालिसिस करवाना है, डिटेक्शन करवानी है, वीडियो एनालिसिस करवाना है, तो वो सारा कुछ जो है वो कंप्यूटर विज़न के थ्रू पॉसिबल है। और बहुत सारे लोग जो हैं वो इन्हीं सर्विसेज़ को यूटिलाइज़ करके प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। आपको बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो नज़र आती हैं इंटरनेट के ऊपर, वो यही एज़र एआई सर्विसेज़ हैं या गूगल की सर्विसेज़ हैं, या वो लोग एडब्ल्यूएस की सर्विसेज़ को यूज़ करते हैं या ट्रेन्ड मॉडल को यूज़ करते हैं। मोस्टली ट्रेन्ड मॉडल को यूज़ करके कनेक्ट कर देते हैं अपनी एप्लीकेशन के साथ। कुछ लोग जो हैं वो स्क्रैच से मॉडल ट्रेन करते हैं, यानी कि जो बड़ी कंपनीज़ हैं वो पाइथन के अंदर अपने मॉडल स्क्रैच से ट्रेन करती हैं। वो बहुत बड़ा काम है, ज़्यादा रिसोर्सेज़ चाहिए, ज़्यादा टाइम चाहिए उस काम को करने के लिए, उन मॉडल को ट्रेन करने के लिए। लेकिन अगर आपको आपकी ज़रूरत जो है वो इन सर्विसेज़ से पूरी होती हो, तो आपको मॉडल जो है वो दोबारा ट्रेन करने की या स्क्रैच से ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह कंप्यूटर विज़न की तरह कस्टम विज़न है, जिसके अंदर आप अपने जो यानी कि कस्टम विज़न का डिफरेंस कंप्यूटर विज़न से ये है, कंप्यूटर विज़न के अंदर तो आपको बेसिकली जनरल जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो ट्रेन मॉडल किया हुआ है उन्होंने, उसके हिसाब से इमेजेस जो हैं या वीडियोज़ हैं वो एनालाइज़ होती हैं। लेकिन कस्टम विज़न में आप अपना डाटा प्रोवाइड कर सकते हैं, जो आपके बिज़नेस या आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो। आप अपने इमेजेस इसमें अपलोड कर सकते हैं, अपनी जो भी यानी वीडियो या इमेजेस जो भी आपने इसमें एनालाइज़ करने, वो आप इसके अंदर कर सकते हैं। कंटेंट सेफ्टी जो है वो सर्विस है। अगर आपने अपनी एप्लीकेशन के ऊपर इनपुट और आउटपुट जो आप आएगी उसके ऊपर अगर आपने कंटेंट सेफ्टी अप्लाई करनी है, जैसे कि उसमें कोई भी चीज़ें ऐसी ना हो जो कि फॉरबिडन हो व्यूअर के लिए, नामुनासिब हो, तो आप कंटेंट सेफ्टी की सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट इंटेलिजेंस जो है वो जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने जो उनसे डाटा एक्सट्रैक्ट करना हो, मिसाल के तौर पे आपके पास इनवॉइसेस हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, एग्रीमेंट्स हैं, पेपर फॉर्म में रिसीट्स हैं, अगर आपने उनसे डाटा एक्सट्रैक्ट करके उस डाटा को डेटाबेस में डालना है, तो आप डॉक्यूमेंट इंटेलिजेंस एपीआई को या सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं। और ये बहुत ही यानी टेक्स्ट एनालिसिस और इन चीज़ों के लिए बहुत ज़बरदस्त एपीआई है। इसको कंबाइन कर रहे हैं आजकल मल्टी मॉडल में कंप्यूटर विज़न या कस्टम विज़न के साथ, और ये बड़ी ज़बरदस्त प्रोडक्ट्स बन रही हैं, जो आपको अगर बहुत सारे टूल्स अगर आपको ऑनलाइन नज़र आते होंगे, उनके पीछे यही टेक्नोलॉजीज़ होती हैं। फेस एपीआई है, ये बेसिकली जब फेशियल रिकॉग्निशन के लिए, यानी मैं मिसाल देता हूँ, जैसे सिक्योरिटी के लिए ये एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। जब कहीं भी किसी भी गेट पे जो अफराद गुज़र रहे होते हैं, उनकी फेशियल रिकॉग्निशन के लिए उनका सिर्फ फेस से पता चल जाएगा कि ये कौन है। तो इस ऐप के इन सर्विसेज की बेस के ऊपर बहुत सारी एप्लीकेशंस बन रही हैं। मिसाल के तौर पे जो बॉर्डर के सॉफ्टवेयर बन रहे हैं बॉर्डर के ऊपर, या जो भी प्राइवेट इदारों की सिक्योरिटी के जो सॉफ्टवेयर बन रहे हैं, वो उनमें फेस एपीआई का जो बहुत बड़ा हाथ है, कंट्रीब्यूशन है। इसी तरह हेल्थ इनसाइट जो है, ये जो भी हेल्थ केयर के जो प्रोजेक्ट्स होंगे, अगर आप फॉर एग्जांपल कोई भी इमेजेस या मेडिकल का डाटा आपने एनालाइज करवाना है, तो वो डाटा जो है वो आप इन मॉडल्स के थ्रू, इन सर्विसेज के थ्रू एनालाइज कर सकते हैं और हेल्थ केयर के रिलेटेड जो एप्लीकेशंस हैं वो डेवलप कर सकते हैं। आगे मशीन लर्निंग का है, जो बेसिकली मॉडल ट्रेनिंग के लिए और मॉडल ट्यूनिंग के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। इमर्स रीडर्स है, ये बेसिकली जो लोग थोड़ा-सा जिनकी विज़िबिलिटी थोड़ी-सी बेहतर नहीं होती, वो चीज़ें नहीं पढ़ पाते, तो उनके लिए इसमें ये है कि वो हेल्प होती है कि रीडेबिलिटी को बेहतर बनाने के लिए कुछ चीज़ें हैं जो जो हैं वो हेल्पफुल शामिल कर दी गई हैं, ताकि बजाय इसके कि वो उसको रीडिंग में किसी को, जिनको जैसे जो जिन लोगों को देखने में मुश्किल पेश आती है, उन लोगों के लिए इसके अंदर बहुत सारी फंक्शनैलिटी ऐड कर दी गई है, ताकि वो आसानी से रीड कर सकें। लैंग्वेज सर्विस जो है, ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के जो भी कैपेबिलिटीज़ हैं, जिसमें टेक्स्ट एनालिसिस है, सेंटिमेंट एनालिसिस है, कन्वर्सेशनल एआई है, सारी चीज़ें लैंग्वेज सर्विस में आपको अवेलेबल हैं। स्पीच सर्विस है, इसमें ये एप्लीकेशन भी, ये सर्विस भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, जिसमें आपने काफ़ी सारे टूल देखे होंगे, जिसमें आप अगर बोलते हैं तो वो उसको रिकग्नाइज़ करके कोई ना कोई दूसरी फॉर्म में उसको टेक्स्ट में या किसी और फॉर्म में या ट्रांसलेट कर देता है। वो सारी चीज़ें जो हैं वो स्पीच सर्विस में पॉसिबल हैं। यानी अगर आपने टेक्स्ट से स्पीच कन्वर्ट करना हो, स्पीच से टेक्स्ट करना हो, स्पीच रिकग्नाइज़ करनी हो, किसी वीडियो कॉन्फ्रेंस की जो ट्रांसक्रिप्शन लेनी हो,
तो ये सारी चीज़ें, किसी मीटिंग की ट्रांसक्रिप्शन लेनी हो, ये सारी चीज़ें जो स्पीच के रिलेटेड जितना भी काम है वो स्पीच सर्विस के थ्रू होता है। इसी तरह जो ट्रांसलेटर है, ट्रांसलेटर बेसिकली एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में तकरीबन 100 से ज़्यादा लैंग्वेजेस जो हैं, इनमें अब ये ट्रांसलेशन पॉसिबल हो गई है। तो ये मैंने आपको एज़र एआई सर्विसेज़ का एक ओवरव्यू देना था, ताकि जो हमारे अगले आने वाले जो एआई के लेक्चर्स हैं या जो हमारा हिस्सा है लर्निंग का, उसमें आपको पता हो कि हम कौन-कौन सी सर्विसेज़ यूज़ करेंगे। तो मैं वापस जाता हूँ एज़र एआई फाउंड्री के ऊपर और प्लेग्राउंड में जाते हैं। तो यहाँ पे हमने प्लेग्राउंड जो है वो चैट का हमने ऑलरेडी कर लिया था। इमेज का हमने डिप्लॉय करके देखा है, इमेज का मॉडल हमने अभी डिप्लॉय किया है। तो मैं ट्राई अगर दोबारा जाता हूँ, मुझे कह रहा है कि आपका ये डाल ई3 का अगर देखें तो डिप्लॉयमेंट से आ गई है डाल ई3। तो ये डिप्लॉयमेंट आ गई है, ये नीचे प्रॉम्प्ट है। मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट देता हूँ कि मिसाल के तौर पे जनरेट इमेज ऑफ पांडा प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है? तो लेट्स सी, ये ऑकवर्ड सी बात है, लेट्स सी वो क्रिएट करता है या नहीं। तो उसने इमेज जनरेट करना शुरू कर तो दिया है और ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप चैट जीपीटी में करवाते हैं। फ़र्क ये है कि ये यहाँ पे जो चैट जीपीटी के पीछे मॉडल चलता है, हम वही मॉडल यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। अब इसका फ़ायदा ये है कि आप इसी मॉडल को अगर आप अपनी एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट करेंगे, लेट्स से आप क्लाइंट एप्लीकेशन बनाते हैं पाइथन के अंदर या डॉट नेट के अंदर, सी शार्प के अंदर, तो वो मतलब बहुत हैवी एप्लीकेशन नहीं होगी। उसने सिर्फ फ्रंट एंड देना है, बैक एंड पे ये सारी फंक्शनैलिटी आपको अवेलेबल होगी और आप इन मॉडल्स को यूज़ करके अपना काम कर सकते हैं। इसी तरह हम कर देते हैं कि जैसे जनरेट इमेज ऑफ मंकी प्लेइंग फ्लूट, ठीक है? तो ये जनरेट करके देखते हैं कि एक मंकी जो है वो बांसुरी बजा रहा हो। तो मतलब ये वो इमेजेस हैं जो नॉर्मल नहीं है, तो इनसे टेस्ट हो जाता है कि ये मॉडल कितना बेहतर ट्रेन हुआ है या नहीं हुआ। आप देखें उसने एक इमेज जनरेट कर दिया, एक छोटा सा मंकी जो है वो बांसुरी बजा रहा है। तो ये बेसिकली एक चैट प्लेग्राउंड में ये इमेज का आप टेस्ट कर सकते हैं कि इमेज प्लेग्राउंड में। इसी तरह ऑडियो प्लेग्राउंड है, स्पीच प्लेग्राउंड है, लैंग्वेज प्लेग्राउंड है, ट्रांसलेटर है। मैं ये सारे आज टेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप लोग इनके साथ प्ले अराउंड कर सकते हैं। जैसे मैं अगर फॉर एग्जांपल ऑडियो वाले पे क्लिक करके देखता हूँ, तो वो कहता है पहले मॉडल डिप्लॉय करें। एक तो हर आपको जो भी फीचर होगा उसमें आपको मॉडल पिक करना पड़ेगा। अब ऑडियो का मॉडल वो हमें लिस्ट दे देगा कि इसमें कौन-कौन से हैं। मैं पहले वाला जो है उसको सिलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ और कन्फर्म कर देता हूँ। तो अब ये इसको मॉडल के लिए मुझे बता रहा है कि ये मैं कहाँ पे क्रिएट करूँगा। ग्लोबल स्टैंडर्ड मतलब पूरी दुनिया में जहाँ पे भी ये मॉडल होगा, जिस डेटा सेंटर के अंदर, वहाँ से ये डिप्लॉय हो जाएगा। मैं क्रिएट करता हूँ और ये मॉडल डिप्लॉय होना यहाँ पे शुरू हो जाएगा। ऑडियो का मॉडल जो है उसने डिप्लॉय कर दिया है और यहाँ पे अगर आप देखें तो लेफ्ट साइड पे मॉडल का नाम है। यहाँ पे वॉइस है कि आप कौन-सी वॉइस पिक करना चाहते हैं। ये मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं वॉइस में। और ये अगर आपने कोई इंस्ट्रक्शन देनी है मॉडल को, तो आप इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दे सकते हैं। बिल्कुल जैसे सिस्टम प्रॉम्प्ट था, उसी तरह से आप इसको कॉन्टेक्स्ट दे सकते हैं। और नीचे जो भी फ़ाइल फ़ॉर्मेट आपने जनरेट करवाना है, MP3 है या जो भी फ़ाइल फ़ॉर्मेट वेव वगैरह, वो आपको यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। स्पीड चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अब इसका फ़ायदा क्या है, अगर आपने आपने कुछ टूल्स देखे होंगे जो कि वॉइस जनरेट कर देते हैं। मसलन आप उसको ट्रांसक्रिप्शन दें, आपने देखे होंगे काफ़ी सारे टूल ऑनलाइन अवेलेबल हैं कि वो लोगों ने बना दिए हैं कि आप टेक्स्ट टाइप करें तो वो उससे वो आवाज़ निकल आती है। यानी कमेंट्री करनी है या किसी भी चीज़ के बारे में कुछ ऑडियो या स्पीच करवानी है, तो आप सिर्फ़ उसको टेक्स्ट दे दें, तो वो कर देगा। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ कि वी आर लर्निंग अबाउट एज़र एआई फाउंड्री एंड एज़र एआई सर्विसेज़, ठीक है? और मैं इसको जनरेट करता हूँ। जब मैं जनरेट करूँगा, तो अब वो उसने एक ऑडियो जनरेट कर दी। मैं इसको प्ले करता हूँ, We are learning about Azure AI Foundry and Azure AI services. ठीक है? तो We are जो learning जो मैंने कहा था उसने उसकी ऑडियो जनरेट कर दी एक आवाज़ के साथ। मैं इसको आवाज़ को अगर चेंज करता हूँ, मैं कहता हूँ कि नोवा फॉर एग्ज़ाम्पल इस आवाज़ में करो। तो मैं साथ ये कहता हूँ कि जनरेट वॉइस विद हाई पिच एंड प्रोफेशनल। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि लेडीज़ एंड
gentlemen, welcome to AI training for all backgrounds. और मैं इसको जनरेट करवाता हूँ। Ladies and gentlemen, welcome to AI Training All Backgrounds. आपने नोट किया हो तो ये थोड़ा सा उसने प्रोफेशनली, जैसे आप यूट्यूब वीडियोस में सुनते हैं, थोड़ा सा प्रोफेशनल और न्यूज़ स्टाइल में उसने इसको बोला है। तो ये डिफरेंट वॉइस थी और इस तरह से ही आप ऑडियो प्लेग्राउंड को यूज़ कर सकते हैं। तो हम वापस जाते हैं चैट प्लेग्राउंड पे और देखते हैं कि और क्या-क्या चीज़ें हैं। यानी ये सारी चीज़ें, इसमें आप कुछ भी जो है लैंग्वेज है, लैंग्वेज को ट्राई कर सकते हैं। इसको ट्राई करके देखते हैं। अब इसके अंदर फिर हमें वो मॉडल सिलेक्शन के लिए कहेगा। अच्छा, लैंग्वेज में मॉडल से पहले हमें ऑप्शन दे रहा है कि एनालाइज सेंटीमेंट, कि आपने सेंटीमेंट एनालिसिस, यानी मैं अगर कुछ भी यहाँ पे टाइप करता हूँ तो वो उसका एनालिसिस कर लेगा। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि फूड वाज नॉट वेरी टेस्टी, ठीक है, और मैं इसको रन करता हूँ तो उसने इस सेंटीमेंट को जज कर लेना कि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो ये सेंटीमेंट एनालिसिस के लिए जब आपने कोई भी आपके पास कंटेंट है, टेक्स्ट है, जिसका आपने एनालिसिस करना हो कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो उसमें आप इस सर्विस को यूज़ कर सकते हैं। ये कन्वर्सेशनल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग है, ये फाइन ट्यूनिंग के लिए है। ये बेसिकली फ़िलहाल फाइन ट्यूनिंग के ऊपर इसको किया जाता है, क्लासिफाई अटरेंस इनटू इंटेंस एंड एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन। ये आप जब हम लैंग्वेज के लेक्चर्स देखेंगे तो उसमें आपको अटरेंस और इंटेंट्स के बारे में बताऊंगा कि एंटिटीज़ क्या होती हैं, अटरेंस क्या होती है। तो ये बेसिकली उसके लिए है। डिटेक्ट लैंग्वेज, एक्सट्रैक्ट हेल्थ इंफॉर्मेशन, ये एक डिफरेंट चीज़ है। और ये काफ़ी सारे हैं, अगर राइट साइड पे देखें तो ये काफ़ी सारे हैं, यानी कि हम सारी चीज़ें तो इसमें कवर नहीं कर सकते। जैसे एक्सट्रैक्ट नेम एंटिटीज़ है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि वी विजिटेड लंदन लास्ट वीकेंड, तो आई वुड से लेट्स से अ मॉल इन लंदन लास्ट वीकेंड। तो इसको मैं रन करता हूँ तो अब उसमें से वो जो ख़ास वर्ड हैं, अगर आप देखें तो उसने मॉल, लंदन और लास्ट वीकेंड, ये 3 चीज़ें मार्क कर ली हैं। इनको हम एंटिटीज़ कहते हैं। अब ये आप जब लैंग्वेज लर्न करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये ज़्यादा अंदाज़ा हो जाएगा। तो ये इस तरह से किसी भी टेक्स्ट के अंदर जो ख़ास लफ़्ज़ हैं वो यहाँ से निकाल लेता है। इसी तरह एक्सट्रैक्ट पीआई इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन, मिसाल के तौर पे अगर आपने किसी भी डाटा के अंदर से पर्सनल इंफॉर्मेशन, जिसके अंदर शनाख्ती कार्ड की इंफॉर्मेशन है या आईडीज़ की इंफॉर्मेशन है या डेट ऑफ बर्थ की इंफॉर्मेशन है, जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन, फ़ोन नंबर है, वो अगर आपने एक्सट्रैक्ट करनी हो तो वो इन फीचर्स के थ्रू कर सकते हैं। तो वापस प्लेग्राउंड्स पे जाते हैं। इसी तरह स्पीच का है, ट्रांसलेटर का है, और स्पीच ट्राई करते हैं। मेरा ख्याल है इसका मॉडल हमें डिप्लॉय करना पड़ेगा। तो स्पीच के अंदर अच्छा, बगैर मॉडल के हम इसको कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें रियल टाइम ट्रांसक्रिप्शन है। अगर मैं बोलूँगा तो ये उसको ट्रांसलेट करता जाएगा रियल टाइम। तो मैं अगर यहाँ पे अगर बोलते हैं लैंग्वेज टू ट्रांसक्राइब, दैट से मैं रिकॉर्ड करता हूँ। वी आर करंटली लर्निंग अबाउट एजर एआई फाउंड्री एंड एजर एआई सर्विसेज। तो ये अगर आप देखें तो उसने जो मैंने बोला है उसने उसको ट्रांसक्राइब कर दिया, उसने उसको उसकी जो टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये एक यानी ये वो चीज़ें हैं जो कि मुख्तलिफ एप्लीकेशंस डेवलप करने के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं और इनसे बहुत ज़बरदस्त एप्लीकेशंस बनाई जा सकती हैं। अच्छा, मैं अब इसमें उर्दू सेलेक्ट करता हूँ। लेट्स सी कि उर्दू के साथ ये क्या करता है। उर्दू इंडिया की है, पाकिस्तान की नहीं है। एनी हाउ, पता नहीं वो हमें समझते नहीं है कि हम उर्दू बोलते हैं। तो मैं फिर रिकॉर्ड करता हूँ। आज हम सीख रहे हैं कि किस तरह से एज़ुर एआई फाउंड्री को और एज़ुर एआई सर्विसेज को इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अगर आप गौर करें तो उसने उर्दू में लिख दिया है, ज़बरदस्त। मैं उर्दू में बोल रहा था, उसने उर्दू में ही लिख दिया है। तो ये देखें, ये बड़ी अमेजिंग चीज़ें हैं जो कि ट्रेन्ड मॉडल पड़े हुए हैं, आपने सिर्फ इनको यूज़ करना है। आगे फास्ट ट्रांसक्रिप्शन है, बैच ट्रांसक्रिप्शन है। अगर आपने बल्क में ऑडियो जो है वो उनको ट्रांसक्राइब करवाना है बजाय रियल टाइम में, ये रियल टाइम था। स्पीच ट्रांसलेशन है कि मैं बोलूँगा तो उसकी ट्रांसलेशन होगी। मिसाल के तौर पे मैं जो भी बोलूँगा, मैं उसको अगर इंग्लिश की बजाय उर्दू में करना चाहता हूँ ट्रांसलेट, तो वो ट्रांसलेट हो जाएगा उर्दू में। यहाँ से मैं उर्दू पिक करता हूँ, बॉटम लाइन पे जाके उर्दू, ये उर्दू आ गया। तो अब उसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करना है कि मैं क्या कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ, तो उसको उर्दू में वो ट्रांसलेट करेगा। मैं रिकॉर्ड करता हूँ। टुडे वी आर लर्निंग अबाउट एज़ुर एआई फाउंड्री एंड एज़ुर एआई सर्विसेज।
अगर आप देखें तो उसने उसको उर्दू में लिखना शुरू कर दिया है कि आज हम एज़ुर एआई फाउंड्री, और खैर क्योंकि मैंने उसको रोक दिया तो वो कंप्लीट उसने नहीं किया, लेकिन ये कि उसने जितना सुना, जितना वो प्रोसेस कर सका, उसने उसको उर्दू में कर दिया। तो ये इस तरह से मुख्तलिफ प्लेग्राउंड्स हैं जो आप ट्राई कर सकते हैं। असिस्टेंट का है जिसमें जो वर्क फ्लोज आप क्रिएट कर सकते हैं, जैसे वर्चुअल असिस्टेंट क्रिएट कर सकते हैं इसके अंदर। इसका मॉडल डिप्लॉय करना पड़ेगा। ट्रांसलेटर प्लेग्राउंड है, बिल्कुल ट्रांसलेशन जैसे रेगुलर ट्रांसलेशन होती है, टेक्स्ट ट्रांसलेशन, ये आप यहाँ पे कर सकते हैं। वो ऑटो डिटेक्ट करेगा और आपने ट्रांसलेट किसके अंदर करना है। आप अरेबिक के अंदर ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम लिख देते हैं हाउ आर यू। तो इसका चूँकि मुझे पता है तो मैं इसलिए हाउ आर यू लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता चल जाएगा उसने सही ट्रांसलेट किया या नहीं, कैफ़ हाल। तो ये हाउ आर यू अरबी का है। ये जनाब प्लेग्राउंड है, आप लोग इसको फ्रीली यूज़ करें, इसको टेस्ट करके देखें कि कौन-कौन सी सर्विसेज़ ऑलरेडी एज़ुर एआई फाउंड्री के अंदर अवेलेबल हैं। उनको हम जो हमारा जो पर्पल पाथ होगा इसके अंदर, उसके अंदर हम एक एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे इनके साथ, यानी डिफरेंट एप्लीकेशन बल्कि क्रिएट करेंगे हर सर्विसेज को यूज़ करने के लिए, जो भी हम सर्विसेज यूज़ कर सके। और उनसे आपको आइडिया होगा कि आप किस तरह से ऐप क्रिएट कर सकते हैं, आप किस तरह से प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ये मेन मकसद है कि बगैर मॉडल ट्रेन किए जो रेडीमेड मॉडल हैं, जो रेडीमेड सर्विसेज पड़ी हुई हैं, चाहे वो एज़ुर एआई फाउंड्री के अंदर हों, चाहे वो पोर्टल के अंदर हों, यहाँ से हम डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। और एज़ुर एआई फाउंड्री के अंदर तो हमारे पास वो हैं ही, जब हम मैनेज्ड सेंटर पे जाके चेक करते हैं कि हमारा ये प्रोजेक्ट है, बल्कि हम यहाँ से ऑल रिसोर्सेज से भी चेक कर सकते हैं। अगर आप रिसोर्सेज पे जाएँ, ऑल रिसोर्सेज, तो आपके ये रिसोर्सेज हैं और इसके अंदर ये आपके प्रोजेक्ट्स हैं। और अगर आप प्रोजेक्ट के ऊपर जाते हैं तो ये प्रोजेक्ट में ये आपकी ओपन एआई सर्विसेज का एंड पॉइंट है, ये एज़ुर एआई सर्विसेज का, और इसके अंदर तमाम सर्विसेज हैं। अगर आप देखें जितनी भी सर्विसेज यहाँ पे पोर्टल के अंदर मौजूद हैं वो सारी सर्विसेज इसके अंदर हैं। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर तकरीबन ख़त्म हो जाता है। मैं यहाँ पे जो रिसोर्सेज क्रिएट हुए हैं उनको अब मैं ख़त्म करूँगा, डिलीट करूँगा। मैं रिसोर्स ग्रुप पे क्लिक करूँगा और इसमें जो रिसोर्स ग्रुप क्रिएट हुआ वो मुझे पता है ये वाला है, क्योंकि ये वाला बाय डिफ़ॉल्ट एज़ुर का रिसोर्स ग्रुप है। इसको मैं डिलीट नहीं करता क्योंकि मैं कनाडा में हूँ, तो वो कनाडा सेंट्रल का हमेशा क्रिएट करता है मेरे काम करने के लिए। इसको मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे डिलीट रिसोर्स ग्रुप पे जाके मैं क्लिक करूँगा। यहाँ उसका नाम कॉपी पेस्ट करूँगा और नीचे जो बॉटम पे जो इनपुट बॉक्स है उसमें इसको पेस्ट कर दूँगा, डिलीट कन्फर्म करूँगा और ये डिलीशन जो है शुरू हो जाएगी। ये मैसेज आ जाएगा डिलीटिंग रिसोर्स ग्रुप, और ये रिसोर्स ग्रुप जो है इसको डिलीट करना शुरू कर देगा। जब ये रिसोर्स ग्रुप डिलीट हो जाए तब आप ब्राउज़र को क्लोज़ कर सकते हैं। अभी ये 2-3 मिनट लेगा, जब इसका ये ग्रीन नज़र आएगा अब आप लोगों को आइडिया हो गया होगा क्योंकि आपने एज़ुर में थोड़ा-सा काम करके देख लिया है। तो जब ये रिसोर्स ग्रुप डिलीट होगा, यहाँ पे ग्रीन टिक आ जाएगी, तब आप इसको ब्राउज़र को भी क्लोज़ कर सकते हैं ताकि आपको चार्ज ना हो। जी, तो आपने देखा कि एज़ुर एआई फाउंड्री के अंदर कितने मॉडल्स अवेलेबल हैं, और ये बहुत सी यानी कि जो प्लेग्राउंड हमने देखे हैं ये अभी एक लिमिटेड लिस्ट है। इसके अंदर जो बैकएंड पे जो मॉडल हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और बहुत सारी चॉइसेस हैं। और इन प्लेग्राउंड को हम कंप्लीटली 1-2 लेक्चर में कवर भी नहीं कर सकते, लेकिन आप लोग ट्राई ज़रूर करें। आप मुख्तलिफ जो प्लेग्राउंड हैं उनको ट्राई करें, उनको देखें कि उनके अंदर आप किस-किस किस्म के फ़ीचर्स हैं, जिनको यूज़ करके आपने देखा होगा कि ऑलरेडी इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो यही फ़ीचर उनके अंदर आपको नज़र आते हैं उन एप्लीकेशंस के अंदर। तो आपको समझ आ जाएगी कि उन टूल्स के अंदर जो आपको बहुत अमेजिंग टूल नज़र आते हैं एआई के इंटरनेट के ऊपर, उन टूल्स के पीछे यही मॉडल होते हैं, यही सर्विसेज होती हैं। और इन्हीं मॉडल और इन्हीं सर्विसेज को यूज़ करके आप भी टूल बना सकते हैं। और इसके अलावा जो एज़ुर एआई सर्विसेज का जो मैंने आपको थोड़ा-सा ओवरव्यू दिया, वो इसलिए कि हम जो हमारे अगले जो लेक्चर हैं, उनमें हम जो एआई की बाकी फ़ील्ड्स हैं, कंप्यूटर विज़न है, एआई स्पीच है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, डॉक्यूमेंट इंटेलिजेंस है, ये सारी जो हैं एक-एक करके हम इनको जानेंगे और इनके अंदर फिर हम इन सर्विसेज को थोड़ा-सा टेस्ट करके देखेंगे कि ये सर्विसेज किस तरह से हेल्प करती हैं उन फीचर्स को, उन फंक्शनैलिटीज़ को मीट करने के लिए। तो उम्मीद है ये लेक्चर जो है ये काफ़ी आपके लिए इन्फॉर्मेटरी होगा, मालूमाती होगा और आपके काम आएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ।